बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, वही हुआ जिसका डर था। दो बहुत बड़ी खबरें हैं, एक गिलगित बल्तिस्तान से है और एक आज़ाद कश्मीर से है। रावलाकोट लहूलुहान हो गया है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने जो खेल खेला उसका नतीजा निकला है और इंतहाई अफसोसनाक इत्तलात आ रही हैं रावलाकोट से। यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जो हैं वो भी शहीद हुए हैं, आम शहरी बहुत बड़ी तादाद में शहीद हुए हैं और रात गए वहाँ पे कार्रवाई डाली गई जिसके नतीजे में ये सारा इंसिडेंट हुआ है। ये सारी तफसीलात भी मैं आपके सामने रखूँगा। दूसरा, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के रिज़ल्ट्स भी अब हमारे सामने मौजूद हैं। एक तो ये कि जब रिज़ल्ट आ रहे थे और बड़ी तेज़ी से रिज़ल्ट आ रहे थे तो 10 बजे के आसपास रात के वक्त तब तक ये इतलात थी, 7, 8, 9, 10 बजे तक ये इतलात आ रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MWM के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, वो जीत रहे हैं और उनकी वाज़ेह अक्सरियत दिखाई दे रही थी। लेकिन उसके बाद नताइज रोक दिए गए। नताइज रोकना एक मरतबा फिर इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सारा कुछ करने के बावजूद अवाम को कायल करने में कामयाब नहीं हो सकी। और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने ना सिर्फ अपनी मजबूरियों को एक साइड पे रखा, क्योंकि देखिए उनकी मजबूरी होती है कि उन्होंने वफाक में हुकूमत में मौजूद जमातों को वोट डालना होता है। वो पीपल्स पार्टी और PMLN को वोट डालेंगे तो उन्हें फ़ंड मिलेंगे, उनका इलाका चलेगा, उनके कारोबारी ज़िंदगी, उनके मामला चलेंगे। और अगर वो अपोजिशन को वोट डाल देंगे तो उन्हें कोई फ़ायदा उससे नहीं मिलेगा। और ये उनको दिखाई भी दे रहा है कि जब तक पाकिस्तान में ये सेटअप है या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस रविश पे कायम है तब तक वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आने भी नहीं देंगे। इसके बावजूद गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने हैरान कर दिया। जितने बड़े पैमाने पर वो निकले, उन्होंने निकल कर वोट डाला। इसकी तवक्को ना पीपल्स पार्टी को थी ना PMLN को थी। तो टर्न आउट ज़्यादा होने का फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होना था, वो हुआ। ख़वातीन ने हैरान किया, बड़ी तादाद में ख़वातीन ने निकल कर जो वोट डाला वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका फ़ायदा हुआ। और जैसे एक खामोश वोटर थे जो बता नहीं रहे थे कि वो यहाँ वोट करेंगे या वहाँ वोट करेंगे, उन्होंने काफ़ी चीज़ें तब्दील कर दी। सारा दिन गहमा गहमी जो है वो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप्स में देखते रहे और हु का आलम था PMLN के कैंप्स में। ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी के लोग तो फिर भी दिखाई दे जाते थे और वो पता चलता था कि पीपल्स पार्टी की गहमा गहमी हो रही है, उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी चल रही है। लेकिन PMLN के कैंप्स में नवाज शरीफ के जाने के बावजूद, यानी नून लीग ने अपना सबसे तगड़ा मोहरा मैदान में उतारा था, तो अमली तौर पे तो वो अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो आसिम मुनीर साहब की पार्टी है। नवाज शरीफ साहब तो बराए नाम ही अब उसके सरबराह रह गए हैं, अब उनकी तो हैसियत कोई नहीं है। लेकिन नवाज शरीफ को मैदान में उतारने के बावजूद कोई कामयाबी नहीं हुई और नवाज शरीफ साहब ने जो कुछ किया उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जो सख्त पैगाम आया मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए, और वो सख्त पैगाम मौसूल करने के बाद मियाँ साहब को वहाँ से निकाला गया और उनके प्रोग्राम कैंसिल किए गए। फिर मियाँ साहब को पाकिस्तान से बाहर भिजवा दिया गया और मियाँ साहब के प्रोग्राम कैंसिल होने के बावजूद और मियाँ साहब के वहाँ जाने के बावजूद, बहुत सारे वादे और दावे करने के बावजूद, गिले शिकवे करने के बावजूद, रोना धोना करने के बावजूद गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने मुस्लिम लीग नून को रिजेक्ट किया है और मुस्लिम लीग नून तो दूसरे नंबर पे भी नहीं आई। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कुछ ना कुछ करके जितवाने की कोशिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी ने इस मरतबा एक नया काम किया, वो ये कि रोला भी डालो और इलेक्शन में सीटें भी लो। यानी वो रोला भी डालते थे कि ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, यहाँ धांधली हो रही है, वहाँ धांधली हो रही है, ये ज्यादती हो रही है, वो ज्यादती हो रही है। रोला भी डालते थे ताकि वो विक्टिम अपने आप को साबित करे। पुराना तरीका वारदात है इनका। इसी तरह ये भुट्टो के नाम के ऊपर वोट लेते हैं जरदारी सारे मिलके। तो पीपल्स पार्टी जो है वो रोना धोना भी करती रही और साथ में उन्होंने फार्म 47 वाली कार्रवाई भी डाली। जबकि PTI के जो उम्मीदवार जीत रहे थे, खास तौर पे जो खालिद खुर्शीद की वालदा है, वो बड़ी वाज़ेह अक्सरियत से वो आगे चल रही थी और वो इलेक्शन जीत रही थी, लेकिन फिर उनको हरवा दिया गया इलेक्शन। और खालिद खुर्शीद की वालदा को हराना बहुत ज़रूरी था एस्टेब्लिशमेंट के लिए, क्योंकि इसमें एक पैगाम था। जैसे उस्मान डार की वालदा को हराया गया, जैसे यास्मीन राशिद साहिबा को हराया गया, जैसे परवेज़ इलाही की अहलिया को इलेक्शन हरवाया गया, ईमान ताहिर सादिक जो हैं उनको भी ऐसे ही इलेक्शन हराया गया, और बहुत सारी खवातीन हैं जिनके साथ इलेक्शन में बड़ी ज़्यादती की गई है। रावलपिंडी से कुछ खवातीन खड़ी हुई, कुछ पंजाब से खड़ी हुई, तो इनको ज़बरदस्ती इलेक्शन हरवाया गया था। ऐसे ही खालिद खुर्शीद की वालदा को भी इलेक्शन हरवाया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने जेल में रहते हुए भी वो कामयाबी हासिल की है कि एस्टेब्लिशमेंट के पसीने छुड़वा दिए। वो कि उन्होंने अपना टारगेट बंद कमरों में हासिल कर लेना होता है। मैदान में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को एक मरतबा फिर शिकस्त हुई है और पाकिस्तान के अवाम ने, गिलगित बल्तिस्तान के गयूर लोगों ने, इसके बावजूद कि उनका सिलसिला चलता ही नहीं है जब तक वो वफाक के साथ शामिल ना हो, इसके बावजूद उन्होंने ये कुर्बानी दी है और उनकी ये सोच है कि हमने वोट एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ देना है।
तो ये बहुत बड़ी बात है। और अगर यहाँ पे 2 नंबरी ना की जाती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात हो सकती थी इन इंतखाबात के नतीजे में। अच्छा, इसमें अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने मुतालबा किया बैरिस्टर गौर से कि आप आएँ और विक्ट्री स्पीच दें, लेकिन बैरिस्टर गौर ने ऐसा नहीं किया। सलमान अकरम राजा साहब ने ये अनाउंस कर दिया था कि हमें भारी अक्सरियत मिल रही है और तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ, लेकिन विक्ट्री स्पीच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं की। और अभी तक जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो नताइज तब्दील करने का सिलसिला जारी है और मुझे ऐसा लगता है कि जब मुकम्मल रिज़ल्ट आएंगे तो सूरत हाल बदल गई होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सादा अक्सरियत मांगी है कि हमें दी जाए और शायद उन्हें दे भी दी जाए, क्योंकि 3 चीज़ें उनसे दरकार है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। नंबर 1, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से 28वीं तरमीम में मदद चाहिए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को। नंबर 2, ये बजट जो अभी आ रहा है इसमें मदद चाहिए, इसमें दिफाई बजट और बाकी चीज़ों में बहुत इजाफा भी करना है। और नंबर 3, कश्मीर के मामले के ऊपर जो इस वक्त बहुत बड़ा ब्लंडर इस्टेब्लिशमेंट से हो गया है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अनकंडीशनल सपोर्ट चाहिए होगी। नून लीग का तो बट्टा ही बैठ गया, बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया। नवाज शरीफ साहब के आने के बावजूद नून लीग को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मीडिया नॉर्मली ट्रांसमिशंस किया करता था GB के इलेक्शंस के ऊपर, कश्मीर के इलेक्शंस के ऊपर, लेकिन वो भी चीज़ें हमें दिखाई नहीं दी। यानी मीडिया को भी दीवार के साथ लगाया गया, उनको इजाज़त नहीं थी कि आप खुलकर चीज़ों को रिपोर्ट करें या चीज़ों के बारे में बताएं। भारत कैदी नंबर 804 जिसकी मुलाकातें भी बंद हैं, जिसकी एक आंख भी हुकूमती ज़राए के मुताबिक ज़ाया कर दी गई है, जिसके साथ जुल्म और जबर का एक सिलसिला जारी है, उस कैदी नंबर 804 ने जेल की सुलाखों के पीछे से बैठ कर एक मरतबा फिर पाकिस्तान के निज़ाम को, एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दी है। लेकिन आपको पता है कि वो हार जाते हैं, लेकिन हार नहीं मानते। वो हार जाते हैं, बार बार हारते हैं, अवाम उन्हें बार बार शिकस्त देते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो धांधली करके, बेईमानी करके, फ्रॉड करके किसी ना किसी तरह अपनी बका के लिए कोशिश करते रहते हैं। PTI ने तो आज जश्न भी बहुत मनाया और PMLN और पीपल्स पार्टी की शक्लें देखने वाली थी। आज से चंद दिन पहले जिस तरह ये एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे थे, वो कह रहा था तू करप्ट है, वो कह रहा था तू करप्ट है, वो कह रहा था लाहौर बर्बाद हो गया, वो कह रहा था कराची बर्बाद हो गया, वो कह रहा था तुम लोगों ने ये खाया वो किया, तुमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में करप्शन की, वो कह रहा था तुमने बिजली के कारखानों में करप्शन की, वो कह रहा था तुम्हारी हुकूमत जाली है, वो कह रहा था तुम फॉर्म 47 के ऊपर आए हो। एक दूसरे को बुरा भला कह रहे थे, लेकिन जैसे ही पोलिंग का वक्त खत्म हुआ तो ये सारे इकट्ठे होकर बैठ गए और इनकी शक्लों के ऊपर 12 बजे हुए थे। तस्वीर आप देखें, यानी इनकी शक्लें बता रही हैं कि इनके साथ क्या हुआ। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप देखें प्रोग्राम, वो जश्न मना रहे हैं उसके बाद कि हमने इलेक्शन जीत लिया, अब रिजल्ट ये जो भी करें। अब देखना यह है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इसके ऊपर किस तरह का रद्द-ए-अमल देती है। जिस तरह एक मरतबा फिर उनका इलेक्शन, चलो पूरा चोरी नहीं हुआ तो बहुत बड़े पैमाने पे उनका इलेक्शन चोरी हो गया है, देखते हैं वो इसके ऊपर किस किस्म का रद्द-ए-अमल देते हैं। नाज़रीन, अब चलते हैं आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पे, जो इंतहाई अफसोसनाक है और बहुत ही तशवीशनाक खबरें जो हैं वो आज़ाद कश्मीर से आ रही हैं। रावलाकोट ये एक ऐसा इलाका है जहाँ से बड़ी सख्त मुज़ामत होती है हमेशा, और यहाँ के लोग बड़े सख्त जान हैं, बड़े मजबूत लोग हैं और बड़े बहादुर लोग हैं। इनके बहुत सारे लोगों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ भी दी हैं पाकिस्तान के लिए और कश्मीर के लिए। अब ये रावलाकोट के अंदर पहला इंसिडेंट होता है जहाँ पे उमर नज़ीर कश्मीरी को गोली मारी जाती है, उनको ज़ख्मी किया जाता है गोलियाँ मार के, और उनके एक साथी शाहजेब को कत्ल कर दिया जाता है और उनकी शहादत के साथ कुछ और लोग ज़ख्मी हो जाते हैं। फिर नमाज जनाजा का एक मामला खड़ा होता है, लोग CMH के बाहर एहतजाज कर रहे हैं और अचानक से चारों तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेरना शुरू कर दिया और उसके बाद लाइटें बंद कर दी गई। जिस तरह 26 नवंबर को लाइटें बंद हो गई थी D चौक में, इसी तरह लाइटें बंद कर दी गई और फिर फायरिंग का सिलसिला शुरू होता है। अभी बहुत सारे ऐसे मनाजिर आ रहे हैं जो बड़े हौलनाक हैं, और इतने हौलनाक मनाजिर हैं और ऐसी ऑडियोज़ हैं और इस तरह की वीडियोज़ आ रही हैं कि मैं आपको दिखा भी नहीं सकता। यानी मैं खुद वो देख रहा था तो मैं नहीं देख पा रहा था कि इस किस्म की बर्बरियत क्या आज़ाद कश्मीर में हो सकती है। हम मकबूजा कश्मीर में कभी ऐसी चीज़ों की तवक्को नहीं कर रहे थे जो आज़ाद कश्मीर में हो गया है। अहमद फरहाद साहब की टाइमलाइन से मैं एक चीज़ आपको पढ़ के सुनाता हूँ, क्योंकि उनका ताल्लुक कश्मीर से है और डायरेक्टली उनके बहुत सारे दोस्त उस एहतजाज में वहाँ पे शामिल हैं। तो वो बताते हैं कि रावलाकोट से जिन मकामी लोगों और सहाफ़ियों से बात हुई और जिन दर्जनों लोगों के मैसेजेस मुझे मिले, उनके मुताबिक हज़ारों मुजाहिरीन पर 1 घंटे से ज़ायद जारी रहने वाले ऑपरेशन में खुदकार हथियारों से शदीद फायरिंग की गई। ये बहुत सारे मैसेजेस मुझे भी आए हैं, बहुत सारी वीडियोज़ भी आई हैं और मैं हैरान हो रहा था उन्हें देख कर। अहमद फरहाद उन्हीं की बात कर रहे हैं शायद। उन्होंने कहा जी खुदकार हथियारों से शदीद फायरिंग की गई है, जबकि इस दौरान मुसलसल हेलीकॉप्टर भी फ़िज़ा में प्रवास करते रहे हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक धरने के मुकाम पर उस वक्त दर्जनों शदीद ज़ख्मी मौजूद हैं, जिन्हें उठाने वालों को भी सीधी गोलियां मारी जा रही हैं
और जिनमें से अक्सर के बारे में यह खदशा जाहिर किया गया है कि वो मर चुके हैं। बात करने वालों ने यह भी दावा किया है कि ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया गया, जबकि ऑपरेशन के बाद लाशें भी गायब की जा रही हैं। ये वो गैर मुसद्दका इतलात हैं जो तवातर से मुख्तलिफ लोगों की जानिब से मुझे मिली हैं और मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ग्रुप्स में शेयर हो रही हैं, लेकिन चूंकि मैं वहाँ मौजूद नहीं, लिहाजा किसी खबर की तस्दीक नहीं कर सकता। फिर उन्होंने बताया कि दिल्ली इंतजामिया से रब्ता करने की कोशिश की, वो कुछ और सहाफ़ियों ने भी कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से मौक़िफ़ कोई नहीं आया। और ये इतलात इतनी बड़ी तादाद में और शिद्दत से मुझ तक पहुँची हैं कि अगर इनकी तस्दीक नहीं की जा सकती तो इनसे मुकम्मल तौर पर इनको नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। ये ऐसे ही हो रहा है। वीडियोज आ रही है, इंफॉर्मेशन आ रही है, जो लोग वहाँ मौजूद हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि दर्जनों लोगों को गोलियां लग गई हैं और वो 20 से ज़्यादा शहादतों का क्लेम कर रहे हैं। उनका दावा है कि इससे ज़्यादा लोग शहीद हो गए। मैं बड़ा मोहतात होकर आपको ये नंबर बता रहा हूँ। वो कह रहे हैं जी बहुत सारे लोगों को गोलियां लगी। खबर एक आ गई थी मीडिया में, पहले 7 लोग शहीद हो गए, लेकिन उसके बाद एकदम खबर आना बंद हो गई। मीडिया को मना कर दिया गया कि आपका कोई ब्लैकआउट है, मुकम्मल तौर पर आप वहाँ पर नहीं दिखा सकते कि आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है। और इतना खौफनाक, यानी वो कहते हैं मेरा दिल और दिमाग इन इतलात की तस्दीक करने से कासिर है, लेकिन जिस तरह से ये इतलात पहुँच रही हैं वो इंतहाई परेशान कुन और तकलीफ दें हैं। मुतअद्दिद ज़राए के मुताबिक इस मुबैना खूनी ऑपरेशन के बाद इस वक्त शहर का इलाका मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेज के कंट्रोल में है। देखिए, कर्फ्यू जैसी एक सूरत हाल वहाँ पर आज़ाद कश्मीर में मौजूद है। पहले पाकिस्तान के मीडिया पर ये खबरें चलवाई गई और ये बाकायदा डिस्कशन हुई और ये फैसला किया गया कि कर्फ्यू लगा दिया जाए आज़ाद कश्मीर के रावलाकोट के इलाके में। लेकिन जब तनकीद हुई, मैंने शोर मचाया, बाकी लोगों ने शोर मचाया कि यार ये तो इंडिया लगाता है मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू, आप पाकिस्तान में कर्फ्यू लगाने लगे आज़ाद कश्मीर में। तो फौरी तौर पे जो कर्फ्यू वाली खबर है वो वापस ले ली गई। लेकिन अमली तौर पे वहाँ पे एक तरह से कर्फ्यू है, हर तरफ सिक्योरिटी फोर्सेज मौजूद है, बड़ी खौफनाक फायरिंग हुई है, लोगों को मुंतशिर किया गया है, बड़ी ज़बरदस्त शेलिंग हुई है और ये सारे मनाजिर रिपोर्ट हुए हैं। कश्मीरी सहाफ़ी हैं काशिफ मीर साहब, वो जो है उन्होंने रिपोर्ट किया कि रावलाकोट शहर पर सिक्योरिटी फोर्सेज का मुकम्मल कंट्रोल। रात के वक्त ग्रैंड ऑपरेशन में 20 से ज़ायद नई अमवात की गैर मुसद्दका इतलात उनके पास भी हैं। और वो ये कहते हैं कि CMH के सामने जारी अवामी धरने के मुकाम पर रात गए सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया गया और ख्वाजा काशिफ मीर से कुछ ऐनी शाहिदीन ने गुफ्तगू की और उन्होंने बताया सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन के बाद शहर के तमाम अहम मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने कंट्रोल हासिल कर लिया है। बहुत सारी नई अमवात हुई हैं और दर्जनों जख्मियों की इतलात सामने आ रही हैं। ताहम सरकारी सतह पर इन दावों की तस्दीक अभी तक नहीं हो सकी है, यानी सरकार उसकी तस्दीक नहीं कर रही, जबकि सरकार ये कह रही है कि 4 सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं। अच्छा, इन 4 सिक्योरिटी एहलकारों में से एक जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो एक सब इंस्पेक्टर हैं जिनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर के तत्ता पानी के इलाके से है और इनका नाम है सरदार अनायत। ये इनके कुछ रिश्तेदार जो हैं या बरतानिया में भी रहते हैं और ये बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, बड़े बाउसूल आदमी थे। इनके बारे में इनकी फैमिली के लोग ये बता रहे हैं, इनके दोस्त ये बता रहे हैं। उनका ये क्लेम है कि इंस्पेक्टर साहब ने, सब इंस्पेक्टर साहब ने अपने दोस्तों से और बाकी लोगों को, आसपास पुलिस वालों को, सबको पता था कि इन्होंने मुजाहिरीन पर गोली चलाने से इनकार किया था और उसके बाद ये शहीद हो गए। अब क्लेम इनके जो साथी हैं या करीबी लोग हैं उनकी जानिब से ये किया गया कि इनको मुजाहिरीन की जानिब से गोली नहीं मारी गई। तो क्या इनको सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से गोली मारी गई है? यहाँ बरतानिया में एक जर्नलिस्ट हैं, कश्मीर से उनका ताल्लुक है, उन्होंने ये खबर भी दी है और उनका ये दावा है कि ये गोली जो है वो चलाई गई है सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से और उनकी गोली से ये सब इंस्पेक्टर शहीद हुए हैं। अब ये मामला अजीबोगरीब किस्म का बन गया। हम तो कश्मीर पाकिस्तान की शारग है ये नारा लगाते थे, लेकिन शारग वाले नारे से हम दहशतगर्द तक कैसे पहुंच गए? ये बयानिया इंतहाई खतरनाक है। हम भारत में जिस तरह की खबरें हम पढ़ा करते थे मकबूजा कश्मीर को लेकर, उसी तरह की खबरें अगर हमें आज़ाद कश्मीर से मिलेंगी तो ये इंतहाई अफसोसनाक होगा। शौकत नवाज मीर साहब के घर पे छापा मारा गया और इंतहाई ज़्यादती की गई। उनकी बहन को पकड़ के घसीटा गया, उनके बहनोई को गायब कर दिया गया, उनके कुछ और मुलाजमीन हैं घर के, कुछ रिश्तेदार हैं नवीद मीर, उनको भी अगवा कर दिया गया। प्रोफेसर वाजिद अजीज़, ये इनको भी वहाँ से अगवा कर लिया गया और शौकत नवाज मीर जो है वो नहीं मिले। उनकी बहन प्रोफेसर नाज़मीन हबीब मीर जो हैं, उनकी बहन है, उनके साथ बदतमीजी की गई और उन्हें फर्श के ऊपर घसीटा गया। ये वाक़यात बहुत अफसोसनाक है। शौकत नवाज मीर साहब का एक नामालूम मकाम से पैगाम भी आया है, वो पैगाम मैं आपके सामने रखता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शौकत नवाज मीर, मेंबर जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी
इस वक्त अपने तमाम ओवरसीज भाइयों से मुखातिब हूं और स्पेशली मेरी आज उनसे ये रिक्वेस्ट होगी, बल्कि मैं ये कहूंगा कि मेरी इसको आखिरी रिक्वेस्ट समझें, क्योंकि आपने पहले दिन से जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी में जिस तरीके से रियासत के लोगों को सपोर्ट किया, चाहे वो जानी था, माली था या सोशल मीडिया के ऊपर के एक महाज था, हम आपका जितना शुक्रिया अदा करें कम है। लेकिन आज का मेरा ये वीडियो बयान, वीडियो क्लिप आपसे स्पेशली ये इस्तदा करता है कि क्योंकि यहाँ पे रियासत जबर पे आ चुकी है, रियासत ने हमसे तमाम वसाइल हमसे छीन लिए हैं, रियासत ने रियासत के अंदर कत्लेआम जो है वो शुरू कर दिया, रावला कोट के अंदर हमारी कीमती जानें जो है जाया हो गई हैं। इसी तरीके से पूरी रियासत के अंदर से लोगों को घरों से, दुकानों से, राह चलते उठाया जा रहा है कि ये वो एक माहौल पैदा कर दिया गया कि आपको दुश्मन और अपने के अंदर आप फर्क करना बड़ा मुश्किल हो गया। लिहाजा मेरी तमाम ओवरसीज भाइयों से अपील है कि रियासत के जिस जगह से आपका तल्लक है, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, ये कौमी फरीजा आप पे बन चुका है कि रियासत के लोग इस वक्त मजबूरी में है, परेशानी में है और वो बेबस हो चुके हैं। आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि अपने मेरे इस मैसेज को सुनते हुए अपने अपने घरों के अंदर कॉल्स के जरिए उनसे राब्ता करें और उनको ये कहें कि 9 जून को मुकम्मल रियासत को लॉकडाउन करते हुए बाहर निकलें। और खास तौर पे अगर किसी इलाके के अंदर एडवांस वर्किंग स्टार्ट होगी, एडवांस लॉन्ग मार्च स्टार्ट हो गया, तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उन लोगों को ये कहें कि वो अपने कोर मेंबरान, अपने जिम्मेदारान से राब्ता करते हुए जो डेट उन्होंने फाइनल किया, अगर वो 9 जून से पहले की उन्होंने फाइनल किया तो वो उनको फॉलो करते हुए बाहर निकलें। क्योंकि अगर आज हम बाहर ना निकले तो हमें मार दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, इस रियासत को खत्म कर दिया जाएगा, इस रियासत की शनाख्त को खत्म कर दिया जाएगा। बहैसियत कश्मीरी मेरी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी रियासत की खुशहाली को बहाल रखते हुए, रियासत की सालमियत को बहाल रखने के लिए हमें जुड़े रहना पड़ेगा। और मेरे इस मैसेज को आपकी जिम्मेदारी बनती है कि पूरी रियासत के अंदर बाहर से बैठ के आप लोग अपने घरों में कॉल्स करके तमाम लोगों की बात बताएं, नौजवानों को, बुजुर्गों को, कि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के हर मैसेज को फॉलो किया जाए। ये शौकत नवाज मीर साहब की आपने बात की, उन्होंने एक जुमला बोला कि रियासत की शनाख्त। अब देखें, पाकिस्तान में एक नया मुतालबा शुरू हो गया है और ये मुतालबा वो लोग कर रहे हैं जो PMLN या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के करीब है। तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर भी डिस्कशन हो रही है कहीं पे। मुतालबा ये किया जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा करार दे दिया जाए। देखें, मेरे ख्याल में ये अक़वाम मुत्तहिदा में और आलमी सतह पर अपने केस को तबाह करने की एक साजिश हो सकता है। आप ये कैसे कर सकते हैं? मकबूजा कश्मीर वाला आपका मुकदमा ही खत्म हो जाएगा अगर आपने आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा डिक्लेयर कर दिया। आप तो ये कहते हैं कि कश्मीर का फैसला कश्मीरी करेंगे और इस्तिस्वाब राय के जरिए होगा, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक होगा। अगर आप ये कर देते हैं तो नरेंद्र मोदी की तो जीत हो जाएगी, भारत तो जीत जाएगा अपने मौक़िफ़ में कि जनाब हमारे पास जो कश्मीर है वो हमारे पास है, जो आपके पास है वो आपके पास है। और जनरल बाजवा दर्जनों सहाफ़ियों को ये ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं कि भूल जाओ कश्मीर को, अब जो हमारे पास है वो हमारे पास है, जो उनके पास है वो उनके पास है। जनरल बाजवा गोलमोल करके ये बात कई मरतबा कह चुके हैं और उसके बाद से अब तक हम देख रहे हैं कि वही पॉलिसी चल रही है। तो ये जो ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है, मेरे ख्याल में ये पागलपन है। ये कश्मीरियों की जो 70-80 साल की जिद्दोजहद है उसको तबाह करने की कोशिश है। ये कश्मीरियों का एक प्रॉब्लम आपको समझ नहीं आ रहा, वो हार नहीं मानते, वो लड़ते रहते हैं। इंडिया ने 10 लाख फौज दाखिल की हुई है मकबूजा कश्मीर में, वहाँ पे वो आज तक हार नहीं माने, आज भी वो लड़ते रहते हैं, टक्कर मारते रहते हैं, लड़ाई करते रहते हैं। तो यहाँ पे आपने एक नया महाज खोल लिया है। एक महाज आपने बंगालियों के साथ खोला, फिर बरूचों के साथ खोला, फिर मुहाजिरों के साथ खोला, फिर पश्तूनों के साथ खोला, कबायलियों के साथ खोला। अब एक महाज आपने आज़ाद कश्मीर में आके खोल दिया और जो GB में आपने कर दिया वहाँ का नौजवान भी आपसे नाराज़ हो जाएगा। तो पाकिस्तान में एक के बाद एक महाज खोला जाता है। गुज़िश्ता चंद सालों में जो कत्लेआम हुए हैं उनमें 9 मई 2023 को एक कत्लेआम हुआ पाकिस्तानियों का, एक कत्लेआम हुआ 2024 में 26 नवंबर को पाकिस्तानियों का, एक कत्लेआम आज़ाद कश्मीर में इससे पहले हो चुका है, एक कत्लेआम तहरीके लब्बैक के कारकुनों का बड़े पैमाने पर मुरीदके में हो गया था और अब एक कत्लेआम दोबारा से रावला कोट में हो गया है जिसमें कहा जा रहा है कि लाशें छुपाई जा रही हैं। मालूमात देखें हमें तब मिलेंगी जब ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी कोई मौक़िफ़ देगी और बताएगी कि कितने लोग शहीद हुए और कितने लोग ज़ख्मी हुए। जब मकामी सतह से इंफॉर्मेशन आएगी तो फिर हम कुछ कह पाएंगे। जो ओवरसीज पाकिस्तानी है कश्मीरी, वो बहुत गम और गुस्से में है, वो राब्ता कर रहे हैं लगातार और वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में जहां जहां कश्मीरी मौजूद हैं वो बड़े ज़ोरदार तरीके से आवाज़ उठा भी रहे हैं और आगे उठाएंगे। तो पाकिस्तान की रियासत के लिए इससे बदनामी है, कोई फ़ायदा नहीं है, नेकनामी नहीं है। हम कश्मीर पे अपना केस कमज़ोर कर रहे हैं। और देखें ये 12 नशिस्तें जो हैं मुहाजिरीन की, ये मामला क्या है? ये नशिस्तें को बुरी बात तो नहीं है, ये तो आपने सिंबॉलिकली दिया हुआ था और बड़ी अच्छी बात थी। लेकिन इन नशिस्तों को पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरीके से हुकूमतें गिराने और बनाने के लिए इस्तेमाल किया,
जिस तरह से अपनी कठपुतली सरकार बनाने के लिए हमेशा इन नशिस्तों को इस्तेमाल किया, इन नशिस्तों के गलत इस्तेमाल ने इनको खत्म करने का मुतालबा शुरू करवा दिया। अब वो कहते हैं इनको खत्म करो भाई, इनका हमेशा गलत इस्तेमाल किया जाता है। हमने नेक नियति थी कि शामिल करें, लेकिन आपने जो हमारे साथ किया, पीठ में बार बार खंजर घोंपा, बार बार आपने हमारी हुकूमतें गिराई और बनाई इन्हीं 12 कठपुतलियों के जरिए से, तो इनको खत्म करें। अब उनका मुतालबा जायज लगता है, क्योंकि इस्तेमाल आपने उस चीज का इंतहाई गलत किया, और वो गलत इस्तेमाल की वजह से हम यहां पे खड़े हुए हैं। आपको मैं एक चीज दिखाता हूं, ये देखें जरा, आप ये डाटा देखें। अभी जो आज़ाद कश्मीर में वज़ीर ख़जाना पेशावर से, वज़ीर ट्रांसपोर्ट रावलपिंडी से, वज़ीर जंगलात नारोवाल से, वज़ीर खुराक गुजरात से, स्पोर्ट्स का जो है वो मुल्तान से, वज़ीर मजहबी अमूर और औकाफ रावलपिंडी से है, वज़ीर सनत व तजारत और मज़दूरों की बहबूद, ये वजारतें जो हैं ये आपके अटक से हैं। फिर वज़ीर इन्वायरमेंट जो है वो लाहौर से है। अब मुझे आप बताएं ना कि सारे वज़ीर उठा के आपने मुख्तलिफ शहरों से या पंजाब से आपने, या एक आधा पेशावर से, आपने वो सारे वज़ीर उठा के आपने वहाँ लगाए हुए अहम तरीन वजारतों के ऊपर आज़ाद कश्मीर में। तो ये कठपुतलियों के ज़रिए से पूरे निज़ाम को कंट्रोल किया जा रहा है। ताहिर अशरफी ने एक चैलेंज दिया। अब ये मैदान में हमेशा जब भी एस्टेब्लिशमेंट किसी मामले में आती है तो ताहिर अशरफी को फ़ौरन मैदान में उतारा जाता है। ताहिर अशरफी ने चैलेंज दिया कि जनाब आप जाके इलेक्शन लड़ें, एक्शन कमेटी का मौक़िफ़ इतना मजबूत है तो इलेक्शन में जाएँ और जीत कर आएँ। ये वो आदमी चैलेंज कर रहा है जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कोई इलेक्शन नहीं लड़ा और ना ये लड़ सकता है। ताहिर अशरफी साहब काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ सकते, और ये एक्शन कमेटी जैसी बड़ी अवामी ताकत को ये कह रहे हैं कि जाओ और जाके इलेक्शन लड़ो। अंदाज़ा करें कि क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का छोड़वा। ये जब भी एस्टेब्लिशमेंट किसी के सर पे हाथ रखती है ना, तो वो उछल उछल के जैसे बातें करते हैं, लोग, मैं हैरान होता हूँ। अब नादरीन, ये इंतहाई अफसोसनाक खबरें और वाक़यात हैं, इनकी तस्दीक जैसे जैसे होगी हम आपके साथ शेयर करेंगे, और आज दिन में बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आएंगी। शाम तक हमें वेट करना पड़ेगा। कुछ इंटरनेशनल फ्रंट पे बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो हो रहा है, अब क्या कहा जाए। तो एक तो जीबी का पूरा रिजल्ट आने दें और उस पर पीटीआई का मौक़िफ़ आने दें, या जो उम्मीदवार जिनके साथ ज्यादती हुई उनका मौक़िफ़ आने दें, और फिर जो रावला कोर्ट में हुआ वो पूरी कहानी खुलने दें। रात के अंधेरे में जो किया गया, दिन की रोशनी में पता तो चलेगा ना। हम आपके सामने रखेंगे। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।